दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या क्या हैं, यानी आपातकालीन उपबंध। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर चर्चा करते हैं। जो आपातकाल है यह भाग 18 में दिया गया है, आर्टिकल 352 से 360 तक। जर्मनी के वीमर संविधान से यह प्रेरित है। आपात उपबंध जर्मनी से प्रेरित है। जर्मनी के संविधान का नाम वीमर है, उसी से यह लिया गया है। तो यदि आपातकालीन शक्तियां देखें राष्ट्रपति की, तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल। ये तीनों राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। तो राष्ट्रीय आपात पे चर्चा करते हैं, एक ही आपात पे। यह 352 आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रपति आपाल को बताया गया है कि राष्ट्रपति 3 आधारों पर घोषणा कर सकता है आपातकाल का। तो ये तीनों आधार हैं, जैसे युद्ध यानी वार के समय और बाह्य आक्रमण। ये दोनों बाह्य कारण हैं। इनकी आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। एक है सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक कारण, इस पर भी यह आपातकाल लागू कर सकता है। जो सशस्त्र विद्रोह है, 44वां संविधान संशोधन 1978 से जोड़ा गया था। पहले यहाँ पर आंतरिक अशांति को रखा गया था, बाद में सशस्त्र विद्रोह कहा गया। इन तीनों के आधार पर राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। इसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, मौखिक नहीं लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। पूरे भारत में या किसी एक भाग में यह घोषणा हो सकती है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह होने हैं या प्रबल संभावना इसकी है, तब भी इसकी घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। यदि अनुमोदन देखा जाए तो घोषणा की तिथि से 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है कि विशेष बहुमत किसे कहते हैं। तो विशेष बहुमत से पारित करना होगा। संसद के कुल सदस्यों का बहुमत, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, इनके द्वारा इनकी बहुमत पर ही, अनुमोदन पर ही यह राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। यदि लोकसभा विघटित है तो राज्यसभा इसे पारित करे, तथा जैसे नई लोकसभा की प्रथम बैठक हो तो 30 दिन के अंदर यह भी पारित करें। एक बार में पारित होने पर 6 माह तक आपातकाल लगाया जा सकता है, यानी चलेगा। पुनः 6 माह पर पुनः पारित करके अनिश्चित समय तक इसको बढ़ा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल को, लेकिन आपको 6 माह के बाद पुनः पारित करना होगा। यदि समाप्ति की बात की जाए तो समाप्ति तो राष्ट्रपति एक अन्य घोषणा करके, अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है इसमें, ये अनुमोदन की आवश्यकता है। तो राष्ट्रपति एक अन्य घोषणा करके लोकसभा साधारण बहुमत से वापसी का संकल्प पारित कर दे तो राष्ट्रपति वापसी करने के लिए बाध्य है। यानी राष्ट्रपति एक अन्य घोषणा करके इस राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति कर सकता है। यदि और लोकसभा साधारण बहुमत से वापसी का संकल्प पारित कर दे तो, या आप इसको वापस ले लीजिए, लोकसभा साधारण बहुमत से, तो राष्ट्रपति वापसी करने के लिए बाध्य है। और लोकसभा के 1/10 सदस्य वापसी हेतु संकल्प राष्ट्रपति को दे दें तो विचार हेतु विशेष बैठक 14 दिन में की जाएगी। इसके बाद भी इसकी समाप्ति की जा सकती है। देखते हैं राष्ट्रीय जो आपातकाल है इसका क्या प्रभाव है। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव देखते हैं।
कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी संघीय कार्यपालिका शक्तिशाली हो जाती है। संघीय जो कार्यपालिका है निर्देश देती है राज्यों की कार्यपालिका को कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करें, पूरी शक्ति। इसके बाद विधायिका पर क्या प्रभाव है कि एकात्मक संविधान का लक्षण है, जिसमें विधायिका जो है राज्यों के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति निलंबित हो जाती है। विधायिका पर यह प्रभाव पड़ता है। संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ऐसी विधियां आपातकाल के बाद 6 माह तक प्रभावित रहेंगी, यानी प्रभावी रहेंगी। यानी संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ऐसी विधियां आपातकाल के बाद 6 माह तक प्रभावी रहेंगी। विधायिका यदि आपातकाल देश के एक राज्य या उसके एक भाग में लगा है तब, यदि आपातकाल देश के एक राज्य या उसके किसी एक भाग में लगा है तब भी संसद की विधायी शक्ति का विस्तार सभी राज्यों पर लागू होगा। ये विधायिका पर प्रभाव। वित्तीय प्रभाव क्या पड़ता है? आर्टिकल 354 कहता है कि वित्तीय प्रभाव पड़ता ये है कि राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्य के मध्य राजस्व के वितरण को परिवर्तित कर सकता है। ऐसे निर्णय सदन के पटल पर रखे जाएंगे। आपातकाल के समाप्त होने के वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक यह लागू रहेगा, यानी यह वित्तीय प्रभाव पड़ता है। लोकसभा एवं विधानसभाओं का कार्यकाल भी प्रभाव पड़ता है, यानी एक एक वर्ष करके बार बार बढ़ाया जा सकता है लोकसभा एवं विधानसभाओं का कार्यकाल। आपातकाल की समाप्ति के बाद अधिकतम 6 माह तक कार्यकाल रहेगा। फिर चुनाव इसका अनिवार्य है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। इस पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है। इसके बाद 1975 में 2 बार कार्यकाल बढ़ाया गया था। 1977 तक यह चला था कि संसद का 2 बार कार्यकाल बढ़ाया गया था, 1975 में, और 77 तक यह चला था। राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकारों पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, इस पर मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी चर्चा करते हैं। आर्टिकल 358 कहता है कि आर्टिकल 19 की जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वह स्वतः समाप्त हो जाएंगी। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 19 का निलंबन तभी होगा जब राष्ट्रीय आपातकाल आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण हो, तभी होगा। आर्टिकल 44 में संशोधन किया गया था। 358 यही कहता है कि आर्टिकल जो 19 है इसमें 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इनको स्वतः समाप्त हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के समय। आर्टिकल 359 कहता है कि आर्टिकल 19 के अतिरिक्त फंडामेंटल राइट का निलंबन राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी एक या सभी का निलंबन कर सकता है। यानी आर्टिकल 359 कहता है कि आर्टिकल 319 की अतिरिक्त फंडामेंटल का जो निलंबन है वह राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी एक या सभी का निलंबन कर सकता है। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित होता है। इसके बाद आपातकाल के बाद विधियां समाप्त हो जाएंगी जो फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण करती हैं। यानी जो आपातकाल जब समाप्त होता है तो वो भी विधियां समाप्त हो जाती हैं जो मौलिक अधिकार का अतिक्रमण करती हैं। आपातकाल उनको वो स्वतः समाप्त हो जाएंगी। लेकिन विधि द्वारा यदि फंडामेंटल राइट का वंचन हुआ है तो बाद में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है, यदि किसी का वंचन हुआ है तो। आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता, इसको भी देख लेना। राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता। 3 बार राष्ट्रीय आपात का प्रयोग किया गया है। 1962 में चीन आक्रमण के समय 1968 तक चला था। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ था।
तो ये दोनों युद्ध एक ही आपातकाल में है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा था 1962 थे, 68 तक चला था। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ था भारत का। इसके बाद 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। इसके बाद 1975 में आंतरिक अशांति के कारण भी 3 बार इसका प्रयोग हुआ है। तो 71 और 75 दोनों को 1977 में से समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद संवैधानिक तंत्र की विफलता पे चर्चा करते हैं, यानी राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रपति शासन पे चर्चा करते हैं, यानी आर्टिकल 355 कहता है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप कार्य करेगा। इसका उल्लंघन संवैधानिक तंत्र की विफलता है, यानी संविधान का उल्लंघन करना ही संवैधानिक तंत्र की विफलता है। इसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आर्टिकल 356 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा कर सकता है, यानी राष्ट्रपति शासन है यह, यानी राज्य आपातकाल इसे कहते हैं। यह किसी भी जगह यह लागू कर सकता है। इसके 2 आधार हैं, राज्यपाल का प्रतिवेदन के आधार पर, अन्यथा किसी अन्य कारण से भी यह राष्ट्रपति शासन लगा सकता है राष्ट्रपति। 365 कहता है अनुच्छेद, यदि राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में भी विफल होता है तो यह भी संवैधानिक तंत्र की विफलता, यह आर्टिकल 365 में कहा गया। अनुमोदन क्या है? 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से अनुमोदन करते हैं तो पारित होने पर 6 माह यह लागू रहेगा। प्रत्येक 6 माह पर पुनः पारित करके 3 वर्ष तक अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। यदि 1 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाने हेतु अगर प्रयोग किया जाता है तो जब चुनाव आयोग प्रमाणित करे कि चुनाव संभव नहीं है तब इसे अगले 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। पूरे देश में या किसी प्रदेश में या प्रदेश के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तब यहाँ भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसकी समाप्ति राष्ट्रपति पुनश्च घोषणा करता है, घोषणा दोबारा कर देता है तो यह समाप्त हो जाएगा। इसमें भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तो इस पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो राज्य की शक्तियां एवं कार्य राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल एवं सचिव या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति के माध्यम से शासन करता है, यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल या सचिव या राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति है, इसके माध्यम से राष्ट्रपति वहां शासन करता है। शासन राष्ट्रपति के नाम से चलेगा, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है। राष्ट्रपति राज्य के विधायी जो कार्य हैं संसद को दे सकता है। राज्य का बजट संसद पारित करेगा, इस पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद राष्ट्रपति विधानसभा का विघटन कर सकता है। हाई कोर्ट के कार्य एवं शक्तियां यथावत लेकिन बनी रहेंगी, इसको नहीं बदल सकते। राष्ट्रपति शासन के समय जो बनी विधियां हैं बाद में लागू रहेंगी, जब तक राज्य का विधानमंडल संशोधन निरसित ना करे तब तक लागू रहेंगी। इसके बाद आर्टिकल 356 मतलब एक मृत पत्र है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था यह एक मित्र पत्र है, आर्टिकल 356। इसके बाद अब वित्तीय आपात पर चर्चा करते हैं जो आर्टिकल 360 में दिया गया है। इसकी भी घोषणा राष्ट्रपति करता है वित्तीय आपातकाल का। इसके 2 आधार हैं, देश की साख सज्जा और वित्तीय जो अस्थायित्व है इस पर। यदि दोनों खतरे में हो तो वित्तीय आपातकाल इस पर लगाया जा सकता है। देश की साख सज्जा, वित्तीय स्थायित्व। अनुमोदन पे बात करें वित्तीय आपातकाल में तो 2 माह के भीतर दोनों सदन साधारण बहुमत से एक बार पारित करते हैं तो यह अनिश्चित काल तक इसी वित्तीय आपातकाल को लगाया जा सकता है। यदि
समाप्ति पे देखा जाए तो राष्ट्रपति पुनः घोषणा करके इसे समाप्त कर सकता है। इसमें भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इस पर भी बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो जाता है। राज्यों को वित्तीय कार्यों हेतु निर्देश देता है। राज्यों के धन वित्त विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। संघ एवं राज्य के कर्मचारियों, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते में कटौती इसमें भी की जा सकती है। ये प्रभाव पड़ते हैं। वित्तीय आपातकाल है। तो इसके बाद कुछ देखते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं राष्ट्रपति की विशेषाधिकार एवं विभागाधीन शक्तियां। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की कुछ विशेषाधिकार शक्तियां 361 में दी गई हैं। इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पदीय कर्तव्य के पालन हेतु किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होते हैं। यानी ये लोग जब तक अपने पद पर रहते हैं, इनके पालन के लिए इनको किसी भी न्यायालय में ये जवाबदेह नहीं होते हैं तथा ये और पदावधि के दौरान कोई भी दंडिक कार्रवाई ना तो इन पर चालू रहेगी, ना ही इन पर प्रारंभ की जा सकती है। पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी या कारावास इन पर आदेश नहीं लागू होगा। पद ग्रहण से पूर्व या पद ग्रहण के बाद इसके व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए कार्य के लिए सिविल कार्यवाही तब तक नहीं की जा सकती जब तक 2 माह पूर्व इनको नोटिस ना दिया गया हो। इनको एक विशेष अधिकार है, इन पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती। कुछ विवेकाधीन इनकी शक्तियां हैं। देखिए आर्टिकल 74 में हमने जो बताया था, राष्ट्रपति की सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। सलाह बाध्यकारी होता है, ऐसा 42वां संविधान संशोधन में कहा गया है। राष्ट्रपति एक बार सलाह वापस कर सकता है। यदि वही सलाह पुनः राष्ट्रपति के पास आता है तो वह बाध्यकारी है। इसको हमने विवेकाधीन शक्ति हमने बताया है। यहाँ राष्ट्रपति अपने विवेक से एक बार सलाह को वापस कर सकता है, लेकिन दोबारा नहीं। संविधान में विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए समय सीमा निश्चित नहीं है, अतः यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह विधेयक को रोके रख सकता है। हमने बताया था वीटो पावर के माध्यम से। यदि लोकसभा चुनाव में किसी दल को बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी दल की सरकार का गठन हेतु वह आमंत्रित भी कर सकता है। ये भी इसकी विशेष शक्तियां हैं। यदि किसी लोकसभा चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी दल को सरकार गठन हेतु आमंत्रित कर सकता है। हमने ये भी बता दिया आपको। इसके बाद अचानक प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर यदि दल अपना नया नेता न चुन पाए तो राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के खिलाफ आने पर मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे तो राष्ट्रपति किसी अन्य दल को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। यानी इनकी कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की नया प्रधानमंत्री बना सकता है। मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे तो राष्ट्रपति दूसरे सरकार के नेता को आमंत्रित कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। इनकी कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी हैं राष्ट्रपति की। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।